नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट सीरीज। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो है और यह लेक्चर संख्या 9 है मित्रों, लेक्चर संख्या 9 है और यह मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉपिक मैं करा रहा हूं और बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रही है। जो भी लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर संख्या 9, ठीक है, मौर्य साम्राज्य ये आपका है और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, मैसेज कर लीजिएगा। 1499 का कंप्लीट कोर्स है। इस 1499 में आप लोग को बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री और साथ ही साथ बीपीएससी टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी 1499 में कराई जाएगी। लेकिन केवल बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फीस केवल 799 है, ठीक है, उसकी फीस केवल 799 है। तो जो लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से संबंधित हम लोगों ने टॉपिक को अच्छे तरीके से देख लिया हुआ था। मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती शासकों के बारे में हमने आप लोग को जानकारी दे दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक नाम, ये सब हमने देख लिया था टॉपिक में। तो जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। चाणक्य, महागुरु चाणक्य के बारे में आप लोग को जरूर पता होना चाहिए और यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और उनके गुरु थे। ये चाणक्य की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री एवं गुरु था जिसने उसे मगध की गद्दी प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। चाणक्य ही वह व्यक्ति थे जिनके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने एक महान साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था और पुराणों में द्विजर्भस कहा गया है। पुराणों में चाणक्य को द्विजर्भस कहा गया। द्विजर्भस का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। चाणक्य के बहुत सारे नाम हैं, उसको कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी उसे कहा जाता है। द्विजर्भस, पुराणों में उसे द्विजर्भस कहा गया है, ठीक है। तो कई सारे नाम हैं। फिर उसके एक और नाम है, फिर उसके पास उसके नाम है अंशुल, अंगुल, ठीक है। कात्यायन भी उसके नाम है एक अलग। तो बहुत सारे नाम हैं चाणक्य के, ये सब नाम ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पुराणों वाला नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि पुराणों में इसे द्विजर्भस कहा गया है जिसका तात्पर्य होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। माना जाता है कि चाणक्य ने ईसा से 370 वर्ष पूर्व चड़क के पुत्र के रूप में जन्म लिया। मतलब इनके पिताजी का नाम जो था, चाणक्य के पिताजी का नाम था चड़क, इसीलिए इनका नाम पड़ा चाणक्य, ठीक है। इनका पालन पोषण और शिक्षा उनकी माता के संरक्षण में हुआ। उनके पिताजी का बहुत पहले देहांत हो गया। तो पिता का नाम इनके था चड़क। तो चाणक्य ही पुत्र थे चाणक्य। बृहद कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम क्या था? चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। यशोमती, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिएगा इसको। यशोमती, इनकी पत्नी का नाम था यशोमती, ठीक है। और यह आप चाणक्य की तस्वीर देख सकते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर ही नंद वंश का उन्मूलन किया। मतलब चाणक्य के परामर्श से, चाणक्य के निर्देश पर चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, नंद वंश को उखाड़कर। अगर चाणक्य का निर्देश न होता, चाणक्य का मार्गदर्शन न होता, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य उतने सफल नहीं हो पाते, ठीक है। महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया। महावंश जो आपका, ये महावंश जो है ये बौद्ध ग्रंथ है महावंश, ठीक है। और इसमें यह जानकारी मिलती है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया। जम्बूद्वीप का मतलब वह अखंड भारत, ठीक है। जम्बूद्वीप में आपका पूरा जो भी अखंड भारत के हिस्से हैं वो सब जम्बूद्वीप में आ जाएंगे। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब कुछ आ जाएगा जम्बूद्वीप में, ठीक है। तो महावंश में यह जानकारी मिलती है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बनाया था। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस सम्मानित पद से हटा दिया था जो उसे दरबार में दिया गया था। मतलब चाणक्य का अपमान घनानंद ने किया था, इसकी जानकारी मुद्रा राक्षस में मिलती है।
इस पर चाणक्य ने शपथ ली थी कि वह उसके परिवार और वंश को समूल नष्ट करके नंद वंश का बदला लेगा। मतलब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा चाणक्य ने ले लिया था, क्योंकि उसका अपमान हुआ था नंद राजा के दरबार में, और इस अपमान के बदला लेने हेतु इसने, देख लीजिए, इसने अपनी शिखा खोल दी और इसने यह वचन लिया, उसने प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का समूल नाश नहीं हो जाता मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो यह होती है प्रतिज्ञा, यह होती है भीष्म प्रतिज्ञा। चंद्रगुप्त मौर्य की मगध विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मगध विजय किया था चाणक्य के निर्देश पर? तो यह विजय बहुत आसान नहीं था। इसके लिए उसने बहुत छोटे छोटे कबीले, छोटी छोटी जातियों का सहयोग लिया और धीरे धीरे उसने नंद वंश के विशाल साम्राज्य को उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त मौर्य का मगध विजय कैसे हुआ? इसका प्रथम आक्रमण मगध पर था, जो असफल हुआ। देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सबसे पहले एक छोटी सी सेना बनाई और सीधे मगध पर आक्रमण कर दिया। तो एक छोटी सी सेना सीधे मगध पर आक्रमण करेगी, वो भी केंद्र पर आक्रमण करेगी, सीधे राजधानी पर आक्रमण करेगी, तो कहाँ सफल हो पाएगी? तो इसका प्रथम आक्रमण जो मगध पर था वह असफल हुआ, जिसकी जानकारी महाबोधि वंश में मिलती है। तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है महाबोधि वंश। तो महाबोधि वंश में यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला आक्रमण किया था जब मगध पर, तो वह असफल रहा। पंजाब विजय, देखिए उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद वह समझ गया कि वह केंद्र पर आक्रमण नहीं करेगा, वह राजधानी पर आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि मगध राज्य की बाकी जो अधीनस्थ मगध राज्य की जो अधीनस्थ राज्य हैं उन पर आक्रमण करेगा, ठीक है, सीमांत राज्यों पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब विजय किया और मगध पर आक्रमण कर नंद वंश का अंत किया, जिसकी जानकारी महावंश की टीका वथ प्रकाशिनी में मिलती है। नंद वंश के विरुद्ध रक्तपात से भरे युद्ध का वर्णन मिलिंद पन्नों में भी है। इस युद्ध में घनानंद के अमात्य शकटाल ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। घनानंद का एक अमात्य था शकटाल, और उसने सहायता की थी। बताइए किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच में जो युद्ध हुए थे उसके वर्णन मिलिंद पन्नों में मिलते हैं। मिलिंद पन्नों जो है राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में वार्तालाप का ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ? कैसे उसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की? तो मुद्रा राक्षस में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य चतुः समुद्र पर्यंत था, मतलब पूरे समुद्र तक फैला हुआ था। प्लूटार्क और जस्टिन ने क्या कहा? उस समय के समकालीन जो विद्वान थे उसने क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार में हिमालय क्षेत्र के पर्वतक नामक शासक से सहायता ली थी। देखिए, प्लूटार्क और जस्टिन के विवरण से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वतक नामक राजा से सहायता ली थी। पर्वतक नामक राजा, वह राजा जो पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था, तो यह पर्वतक नामक राजा था और यह पंजाब का राजा था। अहनानूर, देखिए अहनानूर यह आपका वह ग्रंथ है जिससे यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय की थी, ठीक है, अहनानूर और मुर्रानूर, इससे यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय की थी। तो अहनानूर में वर्णन है कि मौर्यों ने विशाल सेना लेकर दक्षिण क्षेत्र में राजा मोहर पर आक्रमण किया था। इस अभियान में कौसर और वाडगुर नामक जातियों ने मौर्यों की मदद की थी। आगे प्लूटार्क नामक विद्वान क्या कहते हैं? प्लूटार्क ने यह बातें कही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला है, उस पर अधिकार कर लिया है। तो प्लूटार्क का यह कथन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें यह बताया गया है कि उसके पास 6 लाख पदाती सेना थी। पदाती मतलब पैदल सेना थी, और चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख पदाती सेना ने संपूर्ण भारत को लौट डाला था, और यह प्लूटार्क के वचन थे। और जस्टिन भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। तो प्लूटार्क और जस्टिन ने दोनों ने उसकी सेनाओं के बारे में बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पदाती है, 30,000 अश्वारोही है, 8,000 रथ है। इस बात की जानकारी प्लूटार्क ने भी दिया है और जस्टिन ने भी दिया है। तो यह स्टेटमेंट उस समय के जो समकालीन इतिहासकार हैं, समकालीन साहित्यकार हैं, उनके बारे में आप लोग को जरूर पता होना चाहिए।
बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की जानकारी कैसे मिलती है? बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है, जो बंगाल में है महास्थान अभिलेख। इसी महास्थान अभिलेख से बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की जानकारी मिलती है। हालांकि यह महास्थान अभिलेख जो है वो सम्राट अशोक का अभिलेख है, जिसमें ये पता है कि अकाल के समय लोगों की सहायता की जाती थी। महास्थान अभिलेख में यह जानकारी है कि सम्राट अशोक अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करता था, और अन्नागार का साक्ष्य मिला हुआ है। अन्नागार के बारे में बताता है कि अन्न के गोदाम हुआ करते थे और अकाल पीड़ित लोगों की अकाल के वक्त सहायता की जाती थी। ये महास्थान अभिलेख जो है सम्राट अशोक का है, लेकिन इसी अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी। महास्थान अभिलेख में काकड़ी नामक मुद्रा का उल्लेख है। काकड़ी नामक मुद्रा का उल्लेख है। काकड़ी जो मुद्रा था वह तांबे का मुद्रा था, काकड़ी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में, पश्चिमोत्तर भाग में हिंदू कुश पर्वत तक अपनी सीमा का विस्तार किया था। मतलब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की जब लड़ाई हुई थी तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दिया था, जो हिंदू कुश पर्वत तक उसके साम्राज्य का विस्तार कर दिया। तो हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर सर्वप्रथम भारत की वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया, जिसके लिए 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेज भी संघर्षरत रहे। ठीक है। यह कथन विसेंट स्मिथ का है। विसेंट स्मिथ ने यह बातें कही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और अंग्रेज जो है उसी सीमा को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहे, कि यह भारत का पूरा क्या है, हिस्सा था। और इसीलिए अंग्ल अफगान युद्ध भी कई बार हुए। 305 BC में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। फलस्वरूप चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में संधि हुई थी। तो 305 BC में यह आपका सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ और उसके बाद संधि हुई। यह आप सेल्यूकस निकेटर की यह मूर्ति आप लोग देख सकते हैं, और यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य की है चित्र। ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध क्यों हुआ था? देखिए दरअसल बात यह है कि सेल्यूकस जो था वह सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस था और जल सेनापति जो था निर्याकस था। तो सेल्यूकस ने यह वचन लिया था कि सिकंदर महान ने जहां विजय नहीं किया था, जो उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, मैं उसको पूरा करूंगा। मतलब जिन राज्यों को सिकंदर ने विजित नहीं कर पाया, उन राज्यों को जीतने का प्रण सेल्यूकस ने ले लिया, और सेल्यूकस ने यही मानकर 305 BC में मगध राज्य पर आक्रमण कर दिया, जबकि उसको पता नहीं था कि अब समय बदल चुका है। अब मगध की गद्दी पर कौन बैठा है? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा है, और सेल्यूकस की इसमें भीषण हार होती है, और हार होने के बाद उसे अपमानजनक संधि भी करना पड़ता है। तो 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। फलस्वरूप चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में संधि हुई। संधि स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। बहुत खुशी से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक चक्रवर्ती शासक था। तो उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और 4 प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। क्या? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। ठीक है। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये 4 प्रांत भी इसको दिया। देखिए ग्रीक भाषा में काबुल को कहा जाता है पेरिप्लिसडाई। ठीक है। फिर कंधार को कहा जाता है अराकोसिया। फिर आपका हेरात को कहा जाता है एरिया। ठीक है। और जिट्रोसिया जो कहा जाता है बलूचिस्तान और मकरान तट को कहा जाता है। तो पेरिप्लिसडाई, अराकोसिया, एरिया, जिट्रोसिया, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान को दहेज में दे दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश हुआ और सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे दिए, क्योंकि मगध राज्य में हाथियों की बहुत बड़ी संख्या थी, इसीलिए उसने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिया था। सेल्यूकस के साथ हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक युद्ध और संधि का वर्णन एपियानस, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था और जो संधि हुई थी, इसका वर्णन एपियानस, स्ट्रैबो और प्लूटार्क ने किया। इन विद्वानों ने इस बात की पुष्टि की कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुए थे और इस तरह की संधि हुई थी। इसका वर्णन एपियानस, प्लूटार्क और स्ट्रैबो ने किया है। एपियानस और स्ट्रैबो ने वैवाहिक संबंध का वर्णन किया है। एपियानस और स्ट्रैबो ने वैवाहिक संबंधों का वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। एपियानस और स्ट्रैबो ने। मैं आपको बता दूं, हेलेना वह स्त्री थी जिसने भारत में, ऐसा माना जाता है कि
हमारे देश में साड़ी पहनने की परंपरा का विकास किया था। मतलब उसके पहले साड़ियाँ नहीं पहनी जाती थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो साड़ी पहनने की परंपरा का विकास हेलना ने ही किया था। हेलना का विवाह और चाणक्य की शर्तें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, चाणक्य जो थे बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। और जब सेल्यूकस की पुत्री चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो रहा था, विवाह की शर्तें लाई जा रही थी, तभी चाणक्य खुश नहीं थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, किसी विदेशी महिला से विवाह कर रहे हो, यह देश यह राज खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, तो हेलेना का विवाह होते समय कोई बात नहीं, फिर चाणक्य ने कुछ शर्तें रखी और चाणक्य की शर्तों के आधार पर हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। चाणक्य ने यह शर्त रखी, यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है और यह राजनीति की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस विवाह के लिए चाणक्य ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त क्या थी कि हेलेना से उत्पन्न संतान उनके राज्य की उत्तराधिकारी नहीं होगी, क्योंकि हेलेना एक विदेशी महिला है। अब आप समझ सकते हैं कितने बड़े देशभक्त और कितने बड़े राष्ट्रवादी थे चाणक्य। दूसरा उसने शर्त रखा चाणक्य ने कि हेलेना कभी भी चंद्रगुप्त के राज्य कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप हेलेना का अधिकार नहीं होगा, लेकिन गृहस्थ जीवन पर उसका पूरा अधिकार होगा। गृहस्थ जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पर पूरा अधिकार होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और न ही हेलेना से उत्पन्न पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होगा। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो पुस्तक थी वो विशाख दत्त की थी। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस ने भी इस युद्ध और हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह का वर्णन है। मतलब मुद्रा राक्षस में भी वर्णन है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था और संधि हुआ था, और संधि के स्वरूप हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। यह आप लोग विवाह देख सकते हैं, इस चंद्रगुप्त मौर्य है और हेलेना है, विवाह हो रहा है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखक ने पाटलिपुत्र को, अब देखिए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा? पोलीब्रोथा कहा, पोलीब्रोथा। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, पोलीब्रोथा कहा पाटलिपुत्र को, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पोलीब्रोथा कहा, पोलीब्रोथा के नाम से इसे संबोधित किया पाटलिपुत्र को। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा पोलीब्रोथस, पोलीब्रोथस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को, और पोलीब्रोथा कहा पाटलिपुत्र को। मेगास्थनीज मौर्य दरबार में काफी समय तक रहा। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा उसे अपनी पुस्तक इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में वर्गीकृत किया था। पूरे भारतीय समाज को 7 भागों में वर्गीकृत किया। ठीक है, मेगास्थनीज ने, और काफी समय तक मेगास्थनीज रहा। और उसकी पुस्तक इंडिका मौर्य साम्राज्य की जानकारी की महत्वपूर्ण स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्ष में मगध में 12 वर्षों तक का भीषण अकाल पड़ा। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का अंतिम वर्ष चल रहा था, मतलब उत्तरार्ध में लगभग 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी पुष्टि जैन ग्रंथों में होती है। और इसी 12 वर्ष के भीषण अकाल के समय में ही जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण, जैन धर्म के एक महान संत थे भद्रबाहु, उसने क्या किया? उसने दक्षिण की ओर पलायन कर गए वो। ठीक है, और उन्होंने दिगंबर परंपरा की शुरुआत की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान एवं सोहगौरा अभिलेख भी अकाल से निपटने के प्रबंधों पर प्रकाश डालते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान और सोहगौरा अभिलेख थे। हालांकि यह अशोक के अभिलेख है, लेकिन इसमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा था, और अकाल से निपटने के लिए जो शासक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने राशनिंग प्रणाली शुरुआत की थी, मतलब अनाजों का वितरण करवाया था। तो महास्थान जो आपका अभिलेख है, यह आपका बंगाल में है। ठीक है, बंगाल में है। जो सोहगौरा अभिलेख है, यह गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है सोहगौरा अभिलेख। और दोनों से अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करने का वर्णन मिलता है कि अकाल से पीड़ित जनता की सहायता की जाती थी, और राशनिंग प्रणाली का भी प्रकाश पड़ता है इस पर। आगे देखेंगे सुदर्शन झील।
यह सुदर्शन झील बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुदर्शन झील जो है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। दरअसल इस सुदर्शन झील का निर्माण जो किया था ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक है। लेकिन इसकी मरम्मत में, इसके रखरखाव में बहुत सारे शासकों का योगदान था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण तो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका उत्खनन करवाया और निर्माण करवाया। लेकिन अशोक के समय में तुषाश जो गवर्नर था उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। फिर रुद्रदामन के समय में सुविशाख ने इसकी मरम्मत करवाई थी। फिर स्कंदगुप्त के समय में भी इसकी मरम्मत हुई थी। तो देखिए इसका क्या इतिहास है। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी भारत पर प्रभाव की जानकारी मिलती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की गवर्नर ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, इसके मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो था वह पश्चिमी भारत पर था। चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख जो है वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन जो था शासक था रुद्रदामन, उसके जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम का उल्लेख है और उसमें यह भी उल्लेख है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह भी उल्लेख है कि उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। मतलब रुद्रदामन ने मरम्मत कराया था। रुद्रदामन क्या किया था? मरम्मत कराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तरदायित्व था सुदर्शन झील के प्रति, उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार में स्थित है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। झील का निर्माण खेतों में सिंचाई आदि की सुविधा के लिए किया गया था। मौर्य सम्राट अशोक के समय में तुषाश से गवर्नर था और उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया, मतलब मरम्मत कराया। और 400 वर्षों तक इसकी मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन बाद में स्कंदगुप्त के समय में, देखिए स्कंदगुप्त के समय में भी इसकी मरम्मत कराई गई थी। तो कई सारे शासक सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत से जुड़े हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम जीवन था वो कैसा था, मतलब उसके जीवन का अंत कैसे हुआ? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और जैन धर्म की परंपरा के अनुसार उसने अपने शरीर का त्याग किया। जैन धर्म में परंपरा है संलेखना पद्धति। तो संलेखना पद्धति का मतलब होता है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गया और वहां पर उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में है श्रवणबेलगोला, वहां 298 बीसी में संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। परशिष्ट पर्वन, देखिए परशिष्ट पर्वन जो जैन धर्म का ग्रंथ है, परशिष्ट पर्वन, उस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया, इसका वर्णन मिलता है परशिष्ट पर्वन में। यह श्रवणबेलगोला, यह आप लोग देख सकते हैं, यही वह जगह है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने शरीर का त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग नहीं किया था। अब ये मुनि की तरह सच्चे जैन मुनि नहीं थे। तो कुछ ग्रंथों में यह भी जानकारी मिलती है, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रमाणित नहीं है कि, लेकिन ज्यादा प्रमाणित यही है कि उसने श्रवणबेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। और यह आप श्रवणबेलगोला का यह दृश्य आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह लेक्चर संख्या 9 है मित्रों, 9, ठीक है। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर लीजिएगा। केवल 799 रुपए का कंप्लीट कोर्स है बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए। लेकिन बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के साथ ही बीपीएससी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, उसका भी कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, तो इसकी फीस केवल 1499 रुपया है। तो आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, जो भी लोग गंभीर हैं, सीरियस हैं, आप लोग मैसेज बिल्कुल कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।